हेलो स्टूडेंट्स। विंटर ऑनसेट हो गया है। इंडिया में विंटर धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, कोल्ड धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है और ऐसे में इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट आई है कि इस बार लालीना इंपैक्ट की वजह से बहुत सीवियर विंटर देखने को मिल सकती है। और इस तरह की विंटर हो सकता है कि पिछले 70 साल में पहली बार इतनी विंटर हो। स्पेशली 2001 में इस तरह की विंटर हुई थी और एक के बाद में अभी 2024 में ये विंटर होगी या फिर 2025 के स्टार्टिंग से ये स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे में बताया जा रहा है कि जो स्टेट्स हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है कि इस बार ज्यादा विंटर के लिए आप अलर्ट रहिए। यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को भी यहाँ पे अलर्ट कर दिया गया है। एनडीएमए जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने भी अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है स्टेट्स को कि हर स्टेट अपने लिए प्रिपेयर्ड रहे। स्पेशली नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, इन पर्टिकुलर स्टेट, इन पर्टिकुलर रीजन में बहुत सीवियर ठंड पड़ने वाली है और एक्सपेक्टेड है कि नॉर्मल जितना ठंड में टेम्परेचर पहुंचता है लोएस्ट, तो उससे भी 3 डिग्री और लो पहुंचने वाला है। स्नोफॉल हो सकती है, हेवी स्नोफॉल हो सकती है हमारे अपर वाले नॉर्दर्न पार्ट में, जैसे हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी के अपर पार्ट में और दिल्ली जैसे रीजन में भी बहुत ठंड पड़ सकती है। जी हाँ, अब इससे क्या फायदे होंगे, इससे क्या नुकसान होंगे और क्या है ये लाल नीनो फैक्टर, लानीनो से क्या होता है और इसका जो अपोजिट फैक्टर होता है एल नीनो वो क्या होता है, इनका किन किन कंट्रीज के ऊपर में ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, किन के ऊपर कम पड़ता है, कहां पे रेनफॉल ज्यादा होती है, कहां पे रेनफॉल कम होती है, ये इंपैक्ट एक्चुअली में क्या है। आइए इस चीज को अभी डिटेल में समझते हैं कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा लानीना का इंडिया के ऊपर और सब कॉन्टिनेंट्स के ऊपर और दूसरे वर्ल्ड के कंट्रीज के ऊपर। आइए इस चीज को डिटेल में समझते हैं। सो इंडिया प्रिपेयर फॉर अनयूजुअली कोल्ड विंटर इन 2024 ड्यू टू द ला नीना इफेक्ट अकॉर्डिंग टू द इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। यहाँ पे अलर्ट जारी कर दिए गए हैं सारी स्टेट्स को कि आप अपने लिए इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहिए। होम शेल्टर जो होते हैं वो प्रोवाइड कीजिए। हीटिंग इम्पैक्ट क्योंकि इसमें बढ़ेगा, क्योंकि अभी आपको जो हीट आपको ज्यादा चाहिए होगी, घर में हीटर ज्यादा यूज किए जाएंगे, एनर्जी कंजम्पशन भी इस बार बढ़ेगा, हो सकता है माइग्रेशन भी इस बार बढ़ने को मिले। तो क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकते हैं आज इसको डिटेल में समझते हैं। प्लस में ये देखते हैं कि लानीना क्या है और इसका इंपैक्ट किस तरीके से पड़ता है हमारी स्टेट्स के ऊपर। स्पेशली हम बात कर रहे हैं पूरे इंडिया के ऊपर और आसपास की कंट्रीज के ऊपर। इंडिया में एक्सपीरियंस एक्सट्रीम विंटर आ सकता है और 3 डिग्री तक टेम्परेचर हमारा कम हो सकता है, स्पेशली कुछ स्टेट्स में जो हमारी नॉर्दर्न साइड में है। सदर्न वाली स्टेट्स के अंदर में हमें हैवी रेन, यानी जब हमारा रिट्रीटिंग मॉनसून होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, इस टाइम पे माना जा रहा है कि रिट्रीटिंग मॉनसून बढ़ सकता है, यानी यहां पे बारिश ज्यादा आ सकती है। स्पेशली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले रीजन में ज्यादा खतरा हो सकता है रेनफॉल का। और अभी रिसेंटली आपने तमिलनाडु में साइक्लोन से फ्लड देखा था। यहाँ पे साइक्लोन के इफेक्ट से साइक्लोन फेंगल आया था, जिसकी वजह से एक बहुत ही सीरियस डिवास्टेटिंग इफेक्ट हुआ था, डिजास्टर हुआ था एक बहुत बड़ा तमिलनाडु में। और अब भी चांस है कि रेनफॉल की वजह से ऐसा हो सकता है कि दोबारा से इन पर्टिकुलर रीजन्स में फ्लड आ सके। डेफिनेटली ऐसा हो सकता है अकॉर्डिंग टू आईएमडी। सबसे पहले न्यूज की हम बात करते हैं। इंडिया इज ब्रेसिंग फॉर एन अनयूजुअल कोल्ड विंटर 2024 में ये होगा इफेक्ट जो दिखाई दे रहा है। इस बार फिर ला नीना लौट के आ चुका है अकॉर्डिंग टू इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट और ये कोल्डर वेदर लेकर आएगा और किसी किसी रीजन में, जैसे सदर्न इंडिया में ज्यादा रेनफॉल होगी, सेंट्रल इंडिया में रेनफॉल देखने को मिल सकती है और नॉर्दर्न इंडिया के अंदर में बहुत ही ज्यादा ठंड देखने को मिल सकती है। क्यों होगा ऐसा, देखते हैं इस चीज को वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा लानीना का और फिर देखेंगे कि लानीना एक्चुअली में होता क्या है। कोलर देन, जब सी सरफेस टेम्परेचर जो होता है नॉर्मल से ज्यादा ठंडा हो जाता है। लानीना इज कैरेक्टराइज्ड कूलर देन यूजुअल सी टेम्परेचर। डेफिनेटली इसको याद रखिएगा, कूलर यहां पे इफेक्ट हो जाता है, यानी सी सरफेस की हम बात करें, सी वाटर की हम बात नहीं कर रहे हैं, इसको याद रखिएगा। सी सरफेस टेम्परेचर जो हो जाता है वो ठंडा हो जाता है नॉर्मली से, और जो विंड है हमारी ईस्ट वेस्ट पैसिफिक में
मूव करने लग जाती है। इसी इफेक्ट को बोलते हैं हम लानीनो, और ये इंपैक्ट जो है इंडिया और आसपास की कंट्रीज तक भी पड़ता है। ग्लोबल वेदर पैटर्न को पूरा चेंज कर सकता है ये, और टेम्परेचर के अंदर में खासा कमी ला सकता है। किसी किसी रीजन में बहुत ज्यादा रेनफॉल कर सकता है डेफिनेटली। अगर हम अमेरिका की बात करें, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में, तो वहां पे और स्पेशली सेंट्रल अमेरिका में आपको ड्रॉट लाइक कंडीशन देखने को मिलेगी, और जस्ट अपोजिट कंडीशन हमें एशिया वाले रीजन में देखने को मिलेगी, एंटार्क्टिका वाले रीजन में देखने को मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में देखने को मिलेगी। वहां पे रेनफॉल बढ़ेगा और टेम्परेचर कम हो जाएगा। कूलर ओशियन टेम्परेचर इन द पैसिफिक पुश स्ट्रांगली ईस्टर्ली विंड्स। ईस्टर्ली विंड का मतलब है ईस्ट से वेस्ट चलने वाली विंड। अगर लिखा गया है वेस्टर्ली तो इसका मतलब है वेस्ट से ईस्ट। ये डायरेक्शन वो लिखी जाती है जहां से ये विंड चल रही है। डेफिनेटली ईस्टर्ली विंड है तो ईस्ट से कहां जा रही है विंड। अगर वेस्टर्ली बोला जाएगा तो वेस्ट से चल रही है ईस्ट। तो ये विंड जो है ईस्टर्ली विंड होगी, यानी पैसिफिक से इंडियन ओशन की तरफ में ये विंड बढ़ेगी, जो कि ठंड भी यहां पे ला सकती है। दिस लीड्स टू ए कोल्डर विंटर, पर्टिकुलरली इन द नॉर्दर्न इंडिया के अंदर में ज्यादा ठंड देखने को मिल सकती है इस बार, स्पेशली उत्तरांचल के अंदर, यानी आप बात कर सकते हैं उत्तराखंड के अंदर में, हिमाचल प्रदेश के अंदर में और जम्मू कश्मीर में बहुत सीवियर ठंड आने के चांसेस है, स्नोफॉल होने के चांसेस हैं इन पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर। अगर हम रेनफॉल की बात करें तो लानिनो की वजह से अलोंग द कोल्ड, लानिनो ऑल्सो ब्रिंग इंक्रीज रेनफॉल। कुछ रीजन में रेनफॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी डेफिनेटली। अमेरिका में अगर हम देख रहे हैं तो अमेरिका के ज्यादा रीजन में रेनफॉल जो है वो हमें कम देखने को मिलेगी, और अदर रीजन्स में अगर हम देख रहे हैं तो रेनफॉल हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। स्पेशली हम बात कर रहे हैं रेनफॉल बढ़ेगी सर्दर्न और सेंट्रल इंडिया के अंदर, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया आपको। द कॉम्बिनेशन ऑफ कोल्ड एंड हैवी रेनफॉल, ये जब दोनों चीजें बढ़ेगी, कोल्ड भी बढ़ेगा, हैवी रेनफॉल भी बढ़ेगा, तो पूरी इंडिया के अंदर में एक ठंडी लहरें, कोल्ड वेव्स जो है ये बहने लग जाएगी, जिसकी वजह से हमारी क्रॉप्स के ऊपर में और ह्यूमन के जो लाइफ भी है वो भी इससे इंपैक्ट होगी, और जो क्रॉप्स है वो भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। अब कई जगह ये भी मेंशन किया गया है कि डिलेड मॉनसून भी हो सकता है। दिस एक्सटेंड द मॉनसून सीजन ब्रिंग मोर रेनफॉल स्पेशली बियॉन्ड द यूजुअल एंड इन द सितंबर which can further disrupt seasonal weather pattern। तो कहीं पे डिले हो सकता है, कहीं पे एक्सटेंड हो सकता है, यानी ये जो है जो इफेक्ट है हर स्टेट में, हर रीजन में थोड़ा अलग आपको दिखाई देगा। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि जो लानीना और एल्निनो इफेक्ट है, ये इफेक्ट जनरेट कहां से होते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि प्रेशर बेल्ट्स क्या चीज होती हैं। जी हाँ, हमारी अर्थ के ऊपर में 4 प्रेशर जो हमारे पास बेल्ट्स होती हैं, 2 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 2 सदर्न हेमिस्फीयर में। आखिर क्या है ये नॉर्दर्न और या फिर सदर्न ओशन और या फिर प्रेशर बेल्ट्स। सपोज कीजिए यहां पे हमारा सन है, और सन का जो इंपैक्ट है आप जानते हैं 23.5 पे हमारा जो इंपैक्ट है वो यहां तक रहता है, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक, यहां पे हमारी सबसे ज्यादा सनलाइट रहती है। इसलिए जब सन का जब इंपैक्ट इसके ऊपर पड़ता है, यानी सन की जब रेज इस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर में पड़ती है, तो यहां के जो पार्टिकल्स हैं वो एक्साइटेड, एयर के पार्टिकल्स ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बिकॉज दे आर रिसीविंग मोर सनलाइट। सनलाइट का मतलब है सन एनर्जी, एनर्जी जब इनको मिलती है तो पार्टिकल्स बिकम एक्साइटेड, और जब आप एक्साइटेड होंगे तो आप एक तरीके से जंप करेंगे या फिर इधर उधर आउटवर्ड मोशन करेंगे। अब ऐसी कंडीशन में एयर के पार्टिकल अंदर तो एंटर नहीं कर सकते क्योंकि डेंसिटी है हमारी अर्थ की, बट अब जो पार्टिकल्स एक्साइटेड हो चुके हैं वो अब मूव करेंगे इन द अपवर्ड डायरेक्शन। जब ये पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, स्पेशली इक्वेटर के आसपास वाले रीजन से, तो ये पहुंच सकते हैं लगभग 18 किलोमीटर तक। तो जब ये 18 किलोमीटर तक एरिया तक पहुंचेंगे, धीरे धीरे ऊपर जाने के बाद इनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा,
और जब इनका वॉल्यूम बढ़ेगा तो इनके बीच में फ्रिक्शन कम होगा, फ्रिक्शन कम होने से इनका टेम्परेचर कम हो जाएगा और टेम्परेचर कम होने से ये हो जाएंगी कोल्ड, कोल्ड होने से ये हो जाएंगी डेंस। अब ये जो ठंडी एयर है जो यहां पे हर 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर कम हो रहा है, तो इमेजिन कीजिए अर्थ से ये अगर एयर चलती है, हॉट एयर धीरे धीरे ऊपर जाके इसका टेम्परेचर कम होता चला जाता है, तो इसके जो डेंसिटी है वो बढ़ रही है और टेम्परेचर 18 किलोमीटर बाद माइनस में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से डेंस हो जाती है। अब ये एयर वापस से नीचे फॉल करना चाहती है, लेकिन जब ये वापस से नीचे फॉल करने की कोशिश करेगी तो इसको ये पता है कि जो ये वाली रीजन है स्पेशली 23.5 से लेकर 23.5 नॉर्थ टू साउथ, यहां वाले रीजन में, इस वाले रीजन में हॉटनेस ज्यादा, हीट ज्यादा होने की वजह से एयर ऑलरेडी अपवर्ड मूवमेंट कर रही है। तो जब ये ऊपर पहुंचने वाली एयर जब नीचे फॉल करने की कोशिश करती है, जब ये वाली एयर नीचे फॉल करने की कोशिश करती है तो यहां से ये नीचे फॉल नहीं कर पाती है, ये अपने वेट की वजह से नीचे आना चाहती है ग्रेविटी के अंदर में, बट ऐसा ये नहीं कर पाएगी। तो कोई बात नहीं, ये थोड़ा आगे से अटेम्प्ट देती है, लेकिन यहां भी ऊपर की तरफ एयर चल रही है, इस वजह से ये फॉल नहीं कर पाती। यहां भी ऐसे कोशिश करती है, लेकिन एयर ऊपर की तरफ चल रही है, वो इसको नीचे फॉल नहीं करने देती। फाइनली इसको 30 डिग्री लैटिट्यूड में एक ऐसा रीजन मिलेगा जहां पे ऊपर चलने वाली एयर, क्योंकि टेम्परेचर वहां पे कम है, एक्साइटमेंट वहां पे कम है एयर के पार्टिकल्स में, तो ऊपर की तरफ मूवमेंट बहुत कम हो रही है। तो ये जो एयर है फाइनली फॉल करती है हमारे इस वाले पर्टिकुलर पार्ट पे और यहाँ पे पर्टिकुलर पार्ट पे। तो ये सब ट्रॉपिकल पार्ट में यानी 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के आसपास ये ऊपर से नीचे फॉल करती है, यानी जीरो से लेकर लगभग 20-25 डिग्री तक एयर ऊपर जा रही है। और जब ये ऊपर जाके ठंडी हो जाती है, जब ये नीचे फॉल करती है, तो उसी सेम रीजन में फॉल नहीं कर पाती, थोड़ा आगे ट्रेवल करके जब इसको कोई नीचे से ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं मिलेगा, देन इट विल फॉल ऑन द सरफेस। अब यहां पे सरफेस पे फॉल करने के बाद अब ये एयर इस वाले पर्टिकुलर रीजन में आ जाती है। अब क्योंकि एयर नीचे की तरफ फॉल कर रही है, एयर की क्वांटिटी बढ़ रही है, तो यहां पे बन जाता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, जिसको हम हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं। वहीं पे इक्वेटर वाले रीजन में जहां से एयर गायब हो गई, यानी आपको ये याद रखना है एयर का जो क्वांटिटी है वो इसका प्रेशर डिसाइड करता है। यानी एयर की क्वांटिटी अगर ज्यादा होगी तो प्रेशर होगा ज्यादा, एयर की क्वांटिटी कम है तो प्रेशर होगा कम। तो यहां से एयर ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हुई है, यहां से हमने साइड व्यू हमने दिखाया आपको, ऊपर की तरफ हुई है, तो डेफिनेटली ये जो सरफेस होगा जिससे एयर ऊपर जा रही है तो यहां पे लो प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि एयर की यहां पे कमी हो गई है और एयर यहां पे फॉल कर रही है, यहां पे डेंसिटी यहां पे बढ़ रही है एयर की, तो यहां पे एयर का प्रेशर हो जाएगा ज्यादा। तो इसको हम बोल रहे हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और इसको हम बोल रहे हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ऐसा होने के बाद अगर हम इसको फाइनली देखते हैं, वहीं पे अगर हम पोल की तरफ देख रहे हैं तो पोल की तरफ टेम्परेचर बहुत सारा कम होने की वजह से एयर इज ट्राइंग टू मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ इट्स हैवी वेट। जब ये डाउनवर्ड मोशन करेगा तो ये अब इधर की तरफ मूव करेगी और इधर की तरफ पूरे ग्लोब पे ऐसे ये फैल जाएगी। एयर जो यहां से ऊपर उठी थी वो ऐसे ऊपर नीचे जाएगी, ये ऐसे फॉल करेगी और ये भी इधर मूव करेगी और ये इधर मूव करेगी। तो ये दोनों एयर जो हमारी कोल्ड एयर वहां से आती है और पोल से, और जो हॉट एयर लगभग 30 डिग्री से यहां से पहुंच रही है, दोबारा से आपस में यहां पे मिलेगी और ये एयर हो जाएगी अपलिफ्ट। अपलिफ्ट होने के बाद दोबारा से वही कंडीशन होगी, क्योंकि ये जो एयर है इस तरीके से ऐसे ऊपर उठ रही है, यहां पे एयर भी इस तरह से ऊपर उठ रही है, तो अब ये बिल्कुल ठंडा होने के बाद ये नीचे फॉल नहीं कर पाएगी, तो ये धीरे धीरे आप देखेंगे ये यहां पे पहुंचेगी और ये यहां पे पहुंचेगी। इस तरह के टोटल हमारे 3 सेल यहां पे बनते हैं। जो पहला सेल है उसको पहली बार बताया था हेडले ने, सर हेडले ने, तो इसलिए इसको बोलते हैं हेडले सेल। इससे ऊपर हमारे जो मिड लैटिट्यूड्स के अंदर में है इसको बताया था सबसे पहले फेरल ने, इसलिए इसको फेरल सेल बोलते हैं। और ये वाला जो है इनके कंबाइंड इफेक्ट की वजह से आया था, इन दोनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, इसको बोलते हैं हम पोलर सेल।
तो इसको अगर हम पूरा ड्रॉ करने की कोशिश करें तो यहां से 18 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर एयर यहां जाएगी, एयर यहां जाएगी, ऊपर मूव करेगी, इधर चलेगी, यहां से नीचे डाउन, ये यहां से मूव, ये दोनों मिलेंगी, ऊपर जाएंगी और ये इस तरीके से। तो ये मैंने आपको साइड व्यू दिखाया, पूरी अर्थ पे आप इमेजिन करो इस तरीके से एक्टिविटी चल रही है। इसको हमने बोला हेडलेस सेल, यानी सेल का मतलब एक कंप्लीट साइकिल यहां पे बन रही है। इसको हमने बोला फेरल सेल, फेरल सेल, और इसको हमने बोला पोलर सेल। अब जो एयर नीचे वाली आपको ये दिखाई दे रही है, ये अर्थ पे कोरियलिस फोर्स की वजह से अर्थ सरफेस पे इस तरीके से मूव करती है टुवर्ड्स दी पर्टिकुलर पॉइंट। यहां पे अगर हम बात करें तो 30 डिग्री से लगभग 5-6 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास ये पहुंच रही है, नॉर्थ और साउथ दोनों से, क्योंकि कोरियलिस फोर्स जो होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एयर को राइटवर्ड मूव कराता है। कोरियलिस फोर्स, अभी हम बात कर रहे हैं लोअर वाली, यानी जो ग्राउंड पे जो एयर चल रही है, यानी इसकी बात कर रहे हैं। और यहां से अगर हम इसकी बात करें तो ये वाली एयर की बात करें तो ये वाली एयर जब टुवर्ड्स द इक्वेटर मूव करती है, टुवर्ड्स द इक्वेटर मूव करती है, तो कोरियलिस फोर्स के इंपैक्ट में ये मूव कर जाती है राइटवर्ड डायरेक्शन में इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में इन द सदर्न हेमिस्फीयर। और ये जो विंड है पहले के टाइम में, यानी आज से कुछ 100 साल पहले, इस वाली विंड को ट्रेड के लिए यूज किया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे मशीन नहीं थी, तो बोट जो है वो मशीन से नहीं चलती थी। इस विंड से आप ट्रेवल करते थे और अपने सामान को दूसरी कंट्रीज में बेच पाते थे। इसीलिए इस पर्टिकुलर बेल्ट को हम बोलते हैं ट्रेड विंड बेल्ट, और इन प्रेशर बेल्ट्स को और इन विंड्स को बोलते हैं ट्रेड विंड, यानी ऐसी विंड जिससे ट्रेड किया जाता था पास्ट में। इसी वजह से इसको हम संबोधित करते हैं ट्रेड विंड से, और इसको नाम दिया गया है हमारा ट्रेड विंड। 3 डायमेंशनली अगर आप समझना चाहें तो इस तरह का इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। यहां से एयर ऊपर की तरफ मूव करी, फिर इधर मूव करती है, फिर ये ऐसे मूव करती है 30 डिग्री पे, और फिर ये यहां पे वापस चली जाती है। यहां से एयर जो है डाउनवर्ड चल रही है, ये फिर इधर चलती है, और ये जो एयर नीचे फॉल करी है ये दोनों तरफ, यानी नॉर्दर्न और सदर्न साइड दोनों में जाएगी, और ऊपर मिलने के बाद ऊपर जाती है। इस तरह से ये मोशन होता है, ये मोशन होता है। दिस इज नॉन एज हेडलेस सेल, दिस इज नॉन एज फेरल सेल, दिस इज नॉन एज पोलर सेल। तो ये वाला रीजन होगा हमारा लो लैटिट्यूड और लो टेम्परेचर, सॉरी हाई टेम्परेचर का, लो प्रेशर का। यहाँ पे है हमारा लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, और ये वाला एयर वाला जो जोन है जहां से एयर ऊपर उठ रही है, लगभग 60 डिग्री से ऊपर उठ रही है। बट इसको याद रखना है, एयर 2 जगह उठ रही है। एक तो एयर यहां पे उठ रही है, लेकिन यहां जो एयर अपवर्ड मूवमेंट कर रही है दैट इज बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर। तो ये थर्मल अपलिफ्टमेंट है एयर का। बट यहां जो एयर ऊपर की तरफ मूव कर रही है ये एक तरीके से डायनेमिक इफेक्ट है, यानी यहां पे इफेक्ट जो है हमारे मूवमेंट की वजह से हुआ है, ना कि टेम्परेचर की वजह से। दोनों याद रखिएगा, यहां पे अपलिफ्टमेंट थर्मल है, यहां पे जो अपलिफ्टमेंट है वो डायनेमिक है, और यहां पे जो अपलिफ्टमेंट है दैट इज थर्मिक या फिर थर्मल। पूरे अर्थ पे अगर हम देखेंगे तो प्रेशर बेल्ट्स इस तरीके से घूमती रहती हैं, और जो विंड यहां पे फॉल कर रही है तो वो ऐसे मूव करेगी टुवर्ड्स द इक्वेटर। ये विंड जो यहां फॉल कर रही है टुवर्ड्स द इक्वेटर, बट कोरियलिस फोर्स यहाँ पे लेफ्ट साइड चलता है, तो जो विंड है वो इस तरीके से मूव कर जाती है। यहाँ पे राइट साइड चलता है तो विंड इस साइड मूव कर जाती है। और जो ये विंड चल रही है किस तरफ चल रही है आप देख पा रहे हैं, ईस्ट से वेस्ट, यानी सरफेस पे जो विंड है ईस्ट से वेस्ट चल रही है, इसीलिए इसको बोलेंगे ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स। अगर आपको इतना समझ में आता है तो अब आप समझ सकते हैं कि ला नीनो इफेक्ट क्या होगा। अब हम समझते हैं ला नीनो इफेक्ट इसका क्या होगा। यानी अगर हम कुछ इमेजिन करें, मान लीजिए ये है हमारा इक्वेटर, लगभग ये हमारा इक्वेटर। अब ये लगभग 30 डिग्री लैटिट्यूड जो है हमारा, यहां पे 30 डिग्री लैटिट्यूड है, और नीचे 30 डिग्री लैटिट्यूड है हमारा यहां पे। तो जो ट्रेड विंड्स आपकी मूव कर रही हैं वो ट्रेड विंड्स इस तरीके से मूव कर रही हैं, यानी लगभग 30 डिग्री 35 डिग्री से 5 डिग्री के आसपास में ये ट्रेड विंड्स आके मिल रही हैं, जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रही है। अब जब ये ट्रेड विंड चलेंगी तो डेफिनेटली इट विल ड्रैग द वाटर टुवर्ड्स द वेस्ट साइड। तो जब ये पूरे साल ये विंड जो चलती है तो यहां का जो पानी होता है उसको भी ये वेस्ट साइड में
और ज्यादा पुश कर देती है, जिसकी वजह से जो ऊपर का सरफेस टेम्परेचर हॉट वाटर है वो मूव करने लग जाता है टुवर्ड्स दी लेफ्ट साइड, या फिर आप बोल सकते हैं टुवर्ड्स दी वेस्ट साइड। सो दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट, दिस इज ईस्ट। तो ट्रेड विंड जब चलती है तो वाटर गर्म पानी इधर आ जाता है, इधर पाइलिंग होने लग जाता है, और इधर जब गर्म पानी का पाइलिंग हो जाता है, इकट्ठा होने लग जाता है, तो छोटे अमाउंट का यहाँ पे इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि गर्म पानी, ये जो जितने आइलैंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ इस पूरे रीजन में लगभग 21,000 छोटे बड़े आइलैंड्स हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये विंड जो है इस वाटर को उससे ज्यादा आगे नहीं ले जा पाएगी, यानी ज्यादातर अमाउंट का जो पानी है वो यहाँ पे आके रुक जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ का जो सी लेवल है वो भी बढ़ सकता है और बढ़ भी जाता है। बट अगर मान लीजिए अगर ऐसा होता है, लेकिन इस कंडीशन में अगर जो ट्रेड विंड्स हैं, यानी ट्रेड विंड्स जो ये वाली ट्रेड विंड्स हैं, अगर ये स्ट्रांग हो जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमारा जो पानी है, यानी जब एयर बहुत फास्ट स्पीड से इधर की तरफ मूव कर रही है, तो जो पानी है उसको भी बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड से इधर एक्यूमुलेट करा देती हैं, पाइलिंग अप होने लग जाता है पानी, और ज्यादा यहां पे पाइलिंग अप होने की वजह से हाई टेम्परेचर का पानी यहां पे इवेपोरेशन करने लग जाता है, और इवेपोरेशन में यहां पे क्लाउड्स बनने लग जाएंगे। यानी इस पर्टिकुलर रीजन, यानी जो हमारा नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, पूरा का पूरा इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, इधर थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, ये सारे के सारे जो रीजन्स हैं, इधर पपुआ न्यू गिनिया है, ये सारे रीजन के अंदर में पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ट्रेड विंड्स यहाँ पे बढ़ गई हैं, और ये अब ऊपर की तरफ मूव करता है, इवेपोरेट करेगा, और जब इवेपोरेट करेगा तो ऊपर क्लाउड बनेंगे, और जब क्लाउड बनेगा तो यहाँ पे बहुत अच्छी खासी बारिश होती है। अब आप अगर जानते हैं कि हमारा जो साउथ वेस्ट मॉनसून है, साउथ वेस्ट मॉनसून अगर इसी टाइम पे, ये कंडीशन को हम बोलते हैं ला नीना कंडीशन, इसको स्पेनिश में लिटिल गर्ल का नाम दिया गया है, लिटिल गर्ल का नाम दिया गया है, दिस इज ला नीना। तो ला नीना का मतलब है लिटिल गर्ल, और वहीं पे इसका जो अपोजिट होता है जो एल नीनो, एल नीनो का मतलब है जीसस क्राइस्ट का सन, यानी सन ऑफ जीसस क्राइस्ट, या फिर बेबी ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो स्पेशली टर्म यूज करते हैं अमेरिकन्स। तो अमेरिकन्स में जब बारिश होती है, गर्म पानी इस साइड पहुंचता है, तो उसको बोलते हैं एल नीनो, और इन्होंने जीसस क्राइस्ट से इसको रिलेट कराया है। वहीं पे यूरोपियंस की अगर हम बात करते हैं, तो यूरोपियंस स्पेशली अगर हम स्पेनिश की बात करें, स्पेन की बात करें, इस पर्टिकुलर रीजन की बात करें, ग्रीक की बात करें, तो वो टर्म यूज करते हैं जब उनके यहाँ पे बारिश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उनको ये वर्ड यूज करते हैं ला नीनो। तो आप बोल सकते हैं एक तरीके से एक यहाँ पे यूरोप का इफेक्ट है, और एक तरीके से अमेरिका का यहाँ पे इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो आप समझ गए होंगे, जब ट्रेड विंड्स नॉर्मल होती है तो नॉर्मल अमाउंट का पानी यहां पे पहुंचता है, लेकिन अगर ट्रेड विंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, यानी लानीनो कंडीशन के अंदर में ट्रेड विंड्स आर वेरी स्ट्रांग, और जब ये स्ट्रांग होगी तो ज्यादा पानी यहाँ पे पाइलिंग होगा, ज्यादा पाइलिंग मतलब ज्यादा हॉट वाटर, ज्यादा हॉट वाटर मतलब और ज्यादा यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड फॉर्मेशन मतलब यहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है। और मान लीजिए इसी टाइम पे अगर ये फिनोमेना हमें देखने को मिल रहा है हमारे जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर के बीच में, यानी जिस टाइम पे हमारा मॉनसून रहता है, अगर इस टाइम पीरियड में देखने को मिल रहा है, तो यहां से चलने वाली जो विंड इधर की तरफ मॉनसूनल विंड यहां पे जाती हैं, यानी हमारे वेस्ट कोस्ट पे, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे जाती हैं साउथ वेस्ट मॉनसून विंड। जब ये विंड चलेंगी तो यहां पे हाई टेम्परेचर होने की वजह से लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि यहां का जो लो प्रेशर है और यहां का जो लो प्रेशर है, दो लो प्रेशर इस विंड को मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली ये और ज्यादा स्पीड से इधर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि अल्टीमेट इसको यहां जाने की कोशिश कर रहा है। बट इसको नहीं पता कि बीच में यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स पड़ेगा और ये सारी चीजें पड़ेंगी, बट यहाँ पे इसका इफेक्ट देखने को मिलता है कि हमारी जो रेनफॉल है वो बहुत ज्यादा हो जाती है ऐसी कंडीशन के अंदर में। यानी
अब जब साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है तो वो यहां से भी अट्रैक्ट हो रहा है और इससे भी कहीं ज्यादा लो प्रेशर यहां पे अगर जनरेट हो रहा है तो ये उसकी तरफ और जा रहा है, यानी मैग्नेट की तरह एक और अगर इसको मैग्नेट मिल रहा है तो डेफिनेटली और ज्यादा फास्ट रेट से तो यहां का जो मानसून है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं यहां से जब विंड चल रही है तो डेफिनेटली यहां पे जो एरिया है लानिनो कंडीशन के अंदर में वहां पे हो चुका है कोल्ड। अगर यहां पे कोल्ड है तो कोल्ड अब ठंडी ठंडी हवाएं इस तरफ में चलेंगी और ठंडी ठंडी हवाएं इस तरफ में चलेंगी, यानी यहां से क्योंकि कोल्ड रीजन यहां पे है, वार्म यहां पे टेम्परेचर है, अब यहां का जो धीरे धीरे जो है वार्मनेस थोड़ी बढ़ने की वजह से यहां पे रेनफॉल बढ़ रही है तो टेम्परेचर सूदिंग टेम्परेचर हो गया है। बट यहां पे कोल्ड रहने की वजह से यहां से हाई प्रेशर जोन जनरेट होगा, यहां पे लो प्रेशर जोन है तो जो एयर है ठंडी ठंडी हवा इधर की तरफ चलेंगी और जब ठंडी ठंडी हवा इधर की तरफ चलेंगी और यहां पे हमें ठंडा इफेक्ट इंडिया में, बर्मा में, वियतनाम में, थाईलैंड में, लाओस में, कंबोडिया में, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पपुआ, इन सारे रीजन के अंदर में हमें ठंडी ठंडी हवाएं भी देखने को मिलेंगी। इसी वजह से बोला जा रहा है कि इंडिया के जो नॉर्दर्न पार्ट होगा वहां पे ठंडी हवाएं देखने को मिल सकती हैं और जो सदर्न पार्ट होगा वहां पे रेनफॉल ज्यादा हो सकती है। लेकिन आप बात करेंगे, आप सोच रहे होंगे कि अभी तो साउथ वेस्ट मानसून का भी टाइम नहीं है तो रेनफॉल कैसे बढ़ेगी। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, अभी तो दिसंबर मंथ है, इस मंथ के अंदर में तो साउथ वेस्ट मानसून ही नहीं है। सिर्फ हमने बताया कि साउथ वेस्ट अगर मानसून कोलाइड कर रहा है उसी टाइम पे आ रहा है तो डेफिनेटली ये इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन इस टाइम पे अगर हम देखें तो ये तो रिट्रीटिंग मानसून का टाइम है। डेफिनेटली रिट्रीटिंग मानसून होता है जब विंड हमारी चलती है इस साइड में, जब इस तरफ से हमारा इधर की तरफ में हमारा रेनफॉल होता है। तो आप इमेजिन करो कि यहां का जो टेम्परेचर है लो टेम्परेचर है और प्रेशर है हाई प्रेशर और यहां पे थोड़ा सा गर्मी बढ़ने की वजह से लो प्रेशर जनरेट हो गया है। तो जब ये लो प्रेशर से हाई प्रेशर तो ये भी क्या होगा, ये काफी ज्यादा स्पीड से नीचे की तरफ आएगी, यानी इस कंडीशन में इस वाले रीजन के अंदर में थोड़ा सा टेम्परेचर वार्म होने की वजह से लो प्रेशर ज्यादा हो गया है, यानी लो प्रेशर काफी लो हो गया है जिसकी वजह से जो हाई प्रेशर विंड है वो भी ज्यादा आ सकती है। तो सदर्न में यानी लालिनो अगर होगा तो सदर्न इंडिया के अंदर में चाहे वो विंटर का टाइम हो रिट्रीटिंग मानसून, चाहे वो हमारा मानसून का टाइम हो, दोनों ही इफेक्ट की वजह से सदर्न पार्ट के अंदर में मानसून बढ़ जाएगा और यहां पे इस ठंडी ठंडी हवाएं की वजह से यहां का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। प्लस में सिर्फ इतना ही नहीं है, यहां पे लो प्रेशर जनरेट होने की वजह से यहां वाले रीजन भी इस तरफ में ठंडी ठंडी हवाएं लेकर आना चाहते हैं। आप जानते हैं तिब्बत के अंदर में, चाइना के अंदर में और आसपास कंट्रीज के अंदर में बर्फ पड़ी होती है इस टाइम पे, तो वहां पे हाई प्रेशर होता है और यहां पे लो प्रेशर जनरेट हुआ है तो यहां से भी ठंडी हवाएं चलेंगी। और दूसरी बात है यहां पे जो और साइबेरिया के अंदर में बुरान, कारा बुरान, ये जो विंड्स हैं ये भी हमारी टुवर्ड्स दी लो प्रेशर मूव करती हैं और यहां पे लो प्रेशर अगर और ज्यादा लो हो गया तो डेफिनेटली और ज्यादा फास्ट चलेगी। तो मैंने 3-4 रीजन बताए आपको कि क्यों हमारे इंडिया के अंदर में ठंड बढ़ सकती है, तो उसके 2-3 रीजन है। सबसे पहली तो यहां से पैसिफिक से ठंडी हवाएं यहां पे चलना स्टार्ट कर देंगी और ये इस पर्टिकुलर रीजन को क्रॉस करके इंडिया वाले रीजन पे भी पहुंच सकती हैं। दूसरी है बुरान, कारा बुरान जो है वो हिमालय की वजह से कई बार वो रुक जाती है, लेकिन अगर ज्यादा स्पीड चलेगी तो जितने भी हमारे पासेस है यानी इंडिया के हिमालयस के अंदर में जितने भी लो लाइंग एरियाज हैं हिमालयस के अंदर में, वहां से ठंडी हवाएं एंटर कर जाती हैं और स्पेशली हमारे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ये ठंड बढ़ा सकता है और जम्मू कश्मीर में ठंड बढ़ा सकता है। वहीं पे इस वाले रीजन के अंदर में जो बर्फ पड़ती है जिनजियांग रीजन में और ऊपर वाले रीजन के अंदर में और चाइना के वेस्टर्न वाले रीजन में, वहां पे भी हाई प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि लो टेम्परेचर है और वहां से हाई टेम्परेचर की तरफ में जब ये हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर यहां पे है तो जब ये विंड इधर चलेगी तो इंडिया में भी ये इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट इस बार पड़ने वाला है
और सीवियर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब इसको थोड़ा अगर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो बिकॉज ऑफ ट्रेड विंड, व्हेन ट्रेड विंड्स आर वेरी स्ट्रांग, तो वार्म वाटर इज एक्चुअली पाइलिंग इन दिस पर्टिकुलर रीजन। इसकी वजह से इवेपोरेशन ज्यादा होगा, क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा होगा, यहां पे धीरे 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 सूदिंग टेम्परेचर हो जाएगा और ये जो एयर है अब इधर की तरफ मूव करेगी, इधर हाई प्रेशर जोन जनरेट हो जाएगा हमारे सेंट्रल अमेरिका के अंदर में और यहां पे ड्रॉट जैसी कंडीशन, क्योंकि बारिश नहीं होगी, ड्रॉट जैसी कंडीशन बढ़ जाएगी और डेजर्टिफिकेशन यहां पे बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन ये इनके लिए फेवरेबल नहीं है। तो लानिनो इज नॉट फेवरेबल फॉर अमेरिका बट फेवरेबल फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन। वहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया के अंदर में और आसपास के रीजन में, यहाँ पे कोल्ड जो है सीवियरिटी बढ़ जाती है, रेनफॉल के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे काफी इंपैक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं और रेनफॉल के साथ साथ में हमारा जो पॉल्यूशन लेवल है ये भी आप समझ सकते हैं। जब हमारे यहाँ एयर चलेंगी, ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी और ज्यादा स्पीड से जब चलेंगी, क्योंकि हाई प्रेशर लो प्रेशर रीजन बन रहे हैं, तो डेफिनेटली पॉल्यूशन भी कम होने के चांसेस है अगले 1-2 महीने के अंदर में। वहीं पे अगर इस सिचुएशन को रिवर्स कर दे, व्हेन ट्रेड विंड्स आर वीक, अगर ट्रेड विंड वीक है तो इधर से इधर चलने वाला, अगर पहले हम इसी के ऊपर फोकस करते हैं लानीनो के ऊपर में, तो लानीना के अंदर में यहां पे अगर एयर जब इधर मूव कर रही है तो वाटर भी उसके साथ ड्रैग हो रहा है। अब जब वाटर ड्रैग होगा तो इसको हम अगर सेपरेटली अगर यहां पे ड्रॉ करके देखें तो सपोज कीजिए हमारा अमेरिका वाला साइड है और ये हमारा ईस्टर्न, ये हमारा दिस पर्टिकुलर फिलीपींस और ये वाला पार्ट है। अब जब यहां से दिस इज सपोज द सी लेवल इनिशियली, लेकिन जब सी लेवल इधर की तरफ बढ़ रहा है तो यहां पे सी लेवल होगा कम और इधर की सी लेवल बढ़ जाएगा, इधर की तरफ सी लेवल हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि वाटर जो है, विंड जो है एयर को, वाटर को इधर की तरफ लेके चली गई है। यहाँ पे वार्म टेम्परेचर होगा, यहाँ पे कोल्ड। अब जब यहाँ पे वार्म यहाँ पे बढ़ जाएगा तो इसकी वजह से ज्यादा वॉल्यूम होने की वजह से यहाँ पे अब ये डाउन वेलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, यानी ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, नीचे की तरफ अब वाटर जाने की कोशिश करेगा, ये वाटर इधर की तरफ मूव करेगा और यहां से ये ऊपर की तरफ में मूव करेगा, यानी यहां जो वैक्यूम क्रिएट हो गया है उस वैक्यूम को फिल करने के लिए नीचे से ठंडा पानी ऊपर की तरफ पहुंचेगा, तो यहां पे स्टार्ट हो जाएगा अप वेलिंग। और जब नीचे की तरफ के न्यूट्रिएंट ऊपर की तरफ आएंगे तो बहुत सारी फिशेस भी आएंगी और यहां पे एक बड़ा सा फिशिंग ग्राउंड बन जाएगा। यहां पे ठंड जो है वो एक तरीके से ठंडा, उस पर्टिकुलर रीजन में जहां पे अपवेलिंग हो रहा है ठंडा पानी हो जाएगा। रेनफॉल यहां पे नहीं होगी, ठंड यहां पे हो सकती है, ड्रॉट यहां पे आएगा। तो यानी दोनों चीज को याद रखिएगा, ठंड भी बढ़ेगी, साथ में ड्रॉट भी यहां पे बढ़ सकता है, डेजर्टिफिकेशन भी हो सकती है, क्योंकि डेजर्टिफिकेशन सिर्फ हमारे हाई टेम्परेचर से रिलेटेड नहीं है, ये लो टेम्परेचर से भी रिलेटेड है। जस्ट अगर हमारी स्ट्रॉन्ग विंड सपोज कीजिए अगर वीक हो जाती हैं तब होगा हमारा एल नीनो कंडीशन। अगर हमारा जो पाइलिंग यहां पे वाटर हुआ है जिसकी वजह से सी लेवल बढ़ गया है और स्ट्रॉन्ग विंड जो विंड थी वो हमारी वीक हो चुकी है, अगर इस कंडीशन में सपोज कीजिए वीक हमारी जो ट्रेड विंड्स हैं, वीक ट्रेड विंड्स है, तो पानी जो यहां पे पाइल हुआ था वो धीरे धीरे वापस से जाने लग जाता है और यहां पे अब पाइलिंग हो जाएगा वाटर का और यहां पे अब एक तरीके से क्लाउड बनेगा, यहां पे बारिश होगी और ये जो विंड इधर से जाएंगी, इधर की तरफ में हाई प्रेशर जोन होगा, इधर की तरफ आएगा ड्रॉट, इधर रेनफॉल कम हो जाएगी और इधर जो है वहां पे इस पर्टिकुलर रीजन में जो एग्रीकल्चर है वो अफेक्ट होगी। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे बारिश हो रही है और ये जो इफेक्ट होता है 2-3 साल में ये दिखाई देता है एल नीनो, और इसकी वजह से ये जीसस क्राइस्ट का सन का इन्होंने एक तरीके से नाम दिया है, क्योंकि जब एल नीनो आता है तो अमेरिका में बारिश आती है, एग्रीकल्चर होती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जो कि अमेरिका जैसी कंट्री के लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली हम बात कर रहे हैं सेंट्रल अमेरिका और यूएसए मैक्सिको रीजन तक। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया ये सारी चीजें, यानी दो चीजें जस्ट रिवर्स है। लानिनो के अंदर में गर्म पानी इधर आ जाता है स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड की वजह से,
एलिनो में वीक ट्रेड विंड की वजह से वही पाइल जो पानी हो गया है वो वापस से इधर की तरफ मूव करने लग जाता है, तो इधर रेनफॉल होगी और इधर ड्रॉट वाली कंडीशन जनरेट हो जाती है। इंपैक्ट की बात करें तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर इससे सीवियरली इंपैक्ट हो सकती है। ज्यादा किसी रीजन में ठंड होगी, किसी रीजन में यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होगी, तो डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ेगा। स्पेशली नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया के अंदर में जो क्रॉप्स है वो डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिस वजह से आप देखेंगे कि क्रॉप्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनके जो प्राइसेस हैं उनके भी बढ़ने की आशंका यहाँ पे जताई जा रही है। डिलेड हार्वेस्टिंग लीड टू सप्लाई चेन, और प्राइस जो है फूड के वो बढ़ सकते हैं। एनर्जी डिमांड बढ़ेगी क्योंकि हीटिंग ज्यादा चाहिए, गर्म पानी चाहिए, हीटर्स आपको चाहिए, बड़े बड़े हॉट चैम्बर्स आपको चाहिए स्टोरेज के लिए, तो डेफिनेटली यहाँ पे एनर्जी की डिमांड जो है बढ़ सकती है और पावर शॉर्टेज, पावर कटिंग की प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। हेल्थ रिस्क बढ़ेगा क्योंकि जब ये बढ़ेगा तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स यहाँ पे बढ़ जाती है, फ्रॉस्ट बाइट यहाँ पे बढ़ जाती है ठंड की वजह से, और हाइपोथर्मिया जैसी कंडीशंस यहाँ पे हो सकती है। स्पेशली एल्डरली जो लोग हैं और जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर में ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। ट्रांसपोर्टेशन फॉग की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, स्नोफॉल होंगी, यहाँ पे आईसी कंडीशन हो जाएगी, डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन जो है डिले हो सकता है, जिसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट जो है प्रोडक्ट का वो भी बढ़ सकता है। इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ेगा, एग्रीकल्चर का रेवेन्यू कम हो जाएगा, रूरल कम्युनिटीज जो है वो हो सकता है माइग्रेट भी करने लग जाए और ऐसे रीजन में माइग्रेट करें जहां पे सूटेबल टेम्परेचर है। डेफिनेटली जो हिली एरियाज से हैं, हिली एरियाज वो धीरे धीरे लो वाले एरियाज के अंदर में आने लग जाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें अर्ली वार्निंग सिस्टम का, यानी प्रिपेयर्डनेस के अंदर में अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाना चाहिए जिससे हम पहले से ही प्रिपेयर्ड रह सकें। फोरकास्टिंग प्रॉपरली इसके अंदर में होनी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर भी रही है, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये कर रहा है। कम्युनिटीज इन वल्नरेबल रीजन में ज्यादा हमें सीवियरिटी और ड्यूरेशन देखने को मिल सकता है, तो हमें उसके ऊपर पहले से अर्ली वार्निंग सिस्टम और लोकल अथॉरिटीज को एक तरीके से अलर्ट कर देना चाहिए। एग्रीकल्चरल सपोर्ट यानी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए फार्मर्स को, क्योंकि इंफॉर्मेशन अगर उनको नहीं मिलेगी तो वो हो सकता है कि ऐसी क्रॉप ग्रो कर लें जो कि लो टेम्परेचर में खराब हो जाती है। तो अगर इंफॉर्मेशन पहले से उनको मिल जाएगी तो वो डिसीजन ले पाएंगे कि किस तरह की क्रॉप उनको ग्रो करनी है। उदाहरण के तौर पे राजस्थान के अंदर में ड्रॉट ज्यादा आता है एज कंपेयर टू दी महाराष्ट्र, लेकिन महाराष्ट्र में सुसाइडल रेट हमें ज्यादा दिखाई देते हैं एज कंपेयर टू राजस्थान। तो इसके पीछे क्या रीजन है? राजस्थान के लोग ये जान चुके हैं कि इतने ज्यादा टाइम के लिए हमारे यहाँ पे ड्रॉट रहेगा, तो वो या तो एनिमल रियरिंग पे स्विच कर चुके हैं, लाइव स्टॉक रियरिंग पे स्विच कर चुके हैं, या फिर ऐसी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं जो यानी लो वाटर कंटेंट में और हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर सके। वहीं पे महाराष्ट्र के अंदर में कई साल तक फ्लड आएगा, फिर अचानक से 2-3 साल ड्रॉट आ जाएगा, तो वो प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं। यानी अगर प्रिपेयर्डनेस भी हो जाए, अगर फोरकास्टिंग भी हो जाए, तो काफी हद तक इसको बचाया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग करने की जरूरत है, स्पेशली रूरल और रिमोट एरियाज के अंदर में। यहाँ आज बहुत सारे ऐसे एरिया हैं, घर ऐसे हैं जहाँ पे छत नहीं है लोगों के पास, तो ऐसे में ठंड की वजह से हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए और काफी सारे डेथ भी देखने को मिलता है हर बार सर्दियों के अंदर में। तो शेल्टर होम्स यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करे, वहां पे हीटिंग के लिए कुछ चीजें प्रोवाइड करे, तो ऐसा गवर्नमेंट कर सकती हैं। और एफिशिएंट स्टोव्स और ये सारी चीज की फैसिलिटी इंडियन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए। हेल्थ केयर डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ेगा, तो उसके लिए पहले से हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। एडिक्वेट मेडिसिन और ये सारी चीजें पहले से ही हमें तैयार रखनी चाहिए। एनर्जी सप्लाई मैनेजमेंट हो जाना चाहिए, यानी एनर्जी रिसोर्सेज, कोल, एलपीजी टू मीट हाइटेंड, जितना भी हमें इंपोर्ट करना है उससे ज्यादा हमें इंपोर्ट कर लेना चाहिए। डिजास्टर रिलीफ ऑफ इमरजेंसी सपोर्ट हमें एक तरीके से प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो उन सारे सिस्टम को अलर्ट कर देना चाहिए। और टाइम टू टाइम हमें पब्लिक कैंपेन और अवेयरनेस भी करनी चाहिए, ताकि लोग जो हैं ठंड में ज्यादा बाहर ना निकले, अपने आप को हेल्दी रखें, अपने आप को इस ठंड से बचा सके, अपने टाइम ड्यूरेशन को चेंज कर सके, अपना जो वर्किंग टाइम है उसको चेंज कर सके। ये सारे फैसिलिटीज हमें देनी पड़ेंगी, अदरवाइज बहुत ज्यादा डिजास्टर भी हो सकता है। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए मेंस के लिए आपके लिए। डिस्कस द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ ला नीना phenomena on India's weather pattern, particularly the expected severe winter of 2024. How can the government and citizen prepare for its effect, especially on agriculture
एंड वल्नरेबल रीजन्स। तो कौन कौन से वल्नरेबल रीजन्स हैं, कौन कौन से वल्नरेबल सेक्शन हैं, एल्डर लोग हैं, बच्चे हैं, उनको बचाया जा सके इससे, और जो सिटीजन्स हैं और गवर्नमेंट क्या इस पे तैयारी कर रही है, ये सारी चीजें आपको इसमें लिखनी होगी। 250 वर्ड में इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करके देखिएगा। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को और ज्यादा देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।